हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग हाइडेटिफॉर्म मोल के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन व्यूअर्स ने हाइडेटिफॉर्म मोल का नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करके उसको ईजिली देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को एनालाइज जरूर करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है देयर आर 2 पॉसिबल केसेस ऑफ हाइडेटिफॉर्म मोल में अकर। याद रखिएगा, मैनेजमेंट के केस में आपको यहाँ पर दो जो है पॉसिबल केस हाइडेटिफॉर्म के देखने को मिल सकते हैं। पहला केस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ मोल। ठीक है, जो मोल है उसका यदि स्वतः ही अपने आप जो है एक्सपल्सन बाहर निकल रहा है। ठीक, दूसरी क्या है, नो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ मोल। अगर मोल का एक्सपल्सन मोल जो है बाहर अपने आप नहीं निकल रहा है तब हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ मोल। ठीक है, यानी कि मोल का यहाँ स्वतः निष्कासन हो रहा है, अपने आप बाहर जो है निकल रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा अगर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन हो रहा है मोल का तो हियर यूट्रस इज एक्टिव। तो यहाँ पे आपका यूट्रस कैसा होगा, एक्टिव होगा। एक्टिव से मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे यूट्रस में हो रहे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो कोई चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ मोल। ठीक, तो निश्चित है कि हमारा यूट्रस कैसा होगा, एक्टिव होगा, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होता है। ठीक है, चलिए तो कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्टिव थेरेपी। हमें क्या प्रदान करना है बेटा, सपोर्टिव थेरेपी प्रदान करेंगे। क्लियर है, चलिए तो सपोर्टिव थेरेपी में आप क्या क्या करेंगे, तो स्टार्ट IV इन्फ्यूजन विथ RL सॉल्यूशन। ठीक है, RL सॉल्यूशन देते हैं हम लोग IV इन्फ्यूजन के द्वारा। सेकंड क्या है, इफ पेशेंट इज एनीमिक। अगर पेशेंट जो है एनीमिया का शिकार है, उसको एनीमिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। राइट, चलिए प्रोवाइड एंटीबायोटिक इफ नीडेड। यदि किसी प्रकार का कोई संक्रमण है पेशेंट को तो वहाँ पे आप एंटीबायोटिक प्रदान करेंगे। राइट, चलिए ब्लड इज कीप्ड रिजर्व बिकॉज ड्यूरिंग इवैक्यूएशन देयर इज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए क्योंकि हम यहाँ पे इवैक्यूएशन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मोल है उसका बाहर निकासी होगी। ठीक, एक्सपल्सन होगा, तो इस केस में क्या है, ज़्यादा ब्लड लॉस भी होगा। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले से ही जो है ब्लड को पहले से हम लोग रिजर्व कर लेंगे, उसको सुरक्षित संरक्षित कर लेंगे। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीटोसिन देंगे, इट कंटिन्यूज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड रिड्यूस द ब्लीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं उसको ये कंटिन्यू बना के रखेगा। दूसरी बात क्या है, ब्लीडिंग को ये जो है रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट्स रूटीन यूज इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे हम ऑक्सीटेशन तो देते हैं लेकिन आप जो है उसको कंटिन्यू मतलब रूटीन एज ए रूटीन जो है आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रूटीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एम्बोलिज्म होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एम्बोलिज्म क्या होता है बेटा, याद रखिएगा जब ब्लड वेसल्स में, ठीक, जब ब्लड फ्लो हो रहा हो तो उस ब्लड फ्लो में कोई रुकावट हो या कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एम्बोलिज्म कहते हैं। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवैक्यूएशन करेंगे सेक्शन के थ्रू। ठीक, तो इट इज़ अ सेफ इफेक्टिव रैपिड एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन जो होता है सबसे सुरक्षित, ठीक है, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही जल्दी होने वाला प्रोसेस है। ठीक, दूसरा बात क्या है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। याद रखिएगा सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन जो है पसंदीदा उपचार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मोस्टली डन व्हेन द यूट्रस इज 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। याद रखिएगा जब गर्भाधारण का जो ड्यूरेशन होता है यदि 28 वीक की हो गई हो तभी जो हम लोग सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली प्रोवाइड्स डायज़ेपाम सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन करने से पहले आप क्या करेंगे, उसको डायज़ेपाम या उसको जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम लोग सेक्शन ऑफ इवैक्यूएशन करते हैं यानी कि यहाँ पे निगेटिव प्रेशर जो है अप्लाई किया जाएगा। प्रेशर की वैल्यू आपको याद रखना है 200 से लेकर 250 मिलीमीटर HG तक इसको हम निगेटिव प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। राइट, चलिए
अगला हमारा है जेंटल क्यूरेटेज फॉलोइंग एविकेशन। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम सक्शन ऑफ एविकेशन करते हैं इसके बाद ही हम लोग याद रखेंगे जेंटल क्यूरेटेज करते हैं। क्यूरेटेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को खुरचना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट है इफ वैजाइनल ब्लीडिंग इज नॉट स्टॉप आफ्टर सक्शन ऑफ एविकेशन। ठीक है, यदि सक्शन के बाद में आपने सक्शन ऑफ एविकेशन किया लेकिन ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तब इस केस में हम क्या करेंगे, जेंटल क्यूरेटेज करते हैं। राइट, चलिए जेंटल क्यूरेटेज में बी डन 5 to 7 डेज फॉलोइंग एविक्वेशन, यानी कि एविक्वेशन के बाद में 5 से 7 दिन के अंतर्गत जो हम लोग जेंटल क्यूरेटेज कर देते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है मेन पर्पज इज टू रिमूव द मोल। इसका मुख्य का उद्देश्य क्या है, मोल को रिमूव करना एंड एनी एबनॉर्मल टिश्यू सो एज टू एक्सेलरेट इन्वोल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी एबनॉर्मल टिश्यू को हम बाहर करेंगे। ठीक है, जिससे कि जो इन्वोल्यूशन होता है वो उसमें तेजी आ सके। इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब यूट्रस अपने प्रारंभिक, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले जैसे यूट्रस था उसका शेप एंड साइज था, वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में जब आ जाए, अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए एंड रिड्यूस द इरेगुलर ब्लीडिंग, और क्या है, ब्लीडिंग को, जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है उसको कम करना है। क्लियर है, चलिए अब हम देखेंगे बी कैटेगरी। ठीक है, तो बी कैटेगरी में मैंने क्या बताया था आपको, नो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ मोल, यानी कि यहाँ पे मोल जो है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो मोल बन रहा है उसका स्वतः निष्कासन नहीं हो रहा है, अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब नहीं निकल रहा है तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए आपके माइंड में कि निश्चित है, स्वाभाविक बात है कि यहाँ यूट्रस आपका कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, इनर्ट होगा, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे होंगे। क्लियर है, चलिए तो कैसे हम इसका करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे भी सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको पार्ट ए में सपोर्टिव थेरेपी के बारे में बताया था क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती, तो वही हम यहाँ पे इसको राइट डाउन करेंगे। क्लियर है, चलिए सेकंड पॉइंट है इफ पेशेंट इज ग्रेटर देन 35 ईयर। याद रखिएगा अगर पेशेंट की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और उसका फैमिली पूरा है, फैमिली कंप्लीट से मतलब क्या है, उसके बच्चे भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, और जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है वो कैसा है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, छिद्र। ठीक है, तो परफोरेटेड हाइड्रेटेड मोल क्या होता है, इन्वेट्स ऑन यूटरीन वॉल एंड देन पेनिट्रेट इनटू यूटरीन वॉल विच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक सीवियर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता है वो आपकी यूटरीन वॉल को क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है और उसके अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल आपके जो यूट्रिन बॉल है, गर्भाशय की जो दीवार है, जब ये अंदर तक आक्रमण कर देता है तो आपको जो है यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, संक्रमण भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा ऐसे केस में आप क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जरी। ठीक है, यानी कि सर्जरी के द्वारा हम यूट्रस को यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर है, चलिए सेकंड क्या है, कि पेशेंट इज यंग, यदि पेशेंट यंग है, ठीक, और बच्चा चाहता है, डिजायर्ड चाइल्ड, देन परफॉर्म एवेक्यूएट। ठीक, तब जो हम लोग यहाँ पे सक्शन एवेक्यूएट करते हैं। ठीक, द यूट्रिन कैविटी आइदर थ्रू द वेजाइनल रूट और एब्डोमिनल रूट। ठीक है, यहाँ पे जो सक्शन हम एवेक्यूएशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, या तो हम वेजाइनल रूट के द्वारा करेंगे या एब्डोमिनल रूट के द्वारा करेंगे। ठीक है, अब वेजाइनल रूट जो है यहाँ पे प्रेफर माना जाता है, सबसे ईजी माना जाता है। जो एब्डोमिनल रूट होता है वो रेयर केस में करते हैं। कब करते हैं, जब वेजाइना में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कि सर्विक्स में कोई दिक्कत हो रही हो, डायलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में जो हम लोग एब्डोमिनल रूट का यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलिए आप देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि वेजाइनल रूट, ठीक है, यहाँ पे प्रिफर्ड है, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारा सर्विक्स फेवरेबल है, दूसरी कंडीशन आपकी अनफेवरेबल है। ठीक, तो जब सर्विक्स फेवरेबल होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाते हैं। ठीक, तब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे सक्शन एविकेशन करते हैं, जो भी मोल है यूट्रस का उसको हम सक्शन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। अब अगला केस क्या हो सकता है कि अगर सर्विक्स अनफेवरेबल है, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तब क्या करेंगे, स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स डन बाय इंट्रोड्यूसिंग लैमिनेरिया टेंट। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देखिए ये क्या है, जो परपेंडिकुलर जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग लैमिनेरिया टेंट। ठीक, तो लैमिनेरिया टेंट को जो हम लोग सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सर्विक्स का डायलेशन है वो धीरे धीरे डायलेट होने लगती है। क्लियर है, चलिए जब धीरे धीरे डायलेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाते हैं।
ठीक, ऑक्सीटोसिन ड्रिप चढ़ाया, इसके बाद हम लोग इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है नोट में, जेंटल क्यूरेटेज फॉलोइंग एविक्यूएशन इज ओनली परफॉर्म इन केस ऑफ परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जेंटल क्यूरेटेज हम तभी करते हैं सक्शन एविक्यूएशन के बाद में अगर हमारी ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, तभी उस केस में हम लोग जेंटल क्यूरेटेज करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ देयर इज कॉन्टिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग, यदि यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग लगातार हो रही है, ठीक है, सर्विक्स अनफेवरेबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी क्या है, देखिए वो याद रखिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन आई थी, मैंने आपको एक अभी बताया था, हिस्टेरेक्टोमी और ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी है। दोनों में ही बेसिक डिफरेंस होता है। हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, जब गर्भाशय में केवल कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। और हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, सर्जरी के द्वारा हम यूट्रस को जब रिमूव करते हैं तो वो हिस्टेरेक्टोमी होगा। ठीक है। अगला हमारा स्टेप होगा फॉलोअप। ठीक है, अब हमें फॉलोअप भी लेना है। द पेशेंट इज फॉलोड अप एट एवरी 1 वीक इंटरवल ऑफ 4 to 8 वीक्स टिल द सीरम एससीजी लेवल बिकम नेगेटिव। क्या कहना चाहता है, सीरम एससीजी स्तर नकारात्मक होने तक, ठीक है, यानी कि एससीजी लेवल हमारा नेगेटिव होने तक हम क्या करेंगे, 4 to 8 सप्ताह तक, हर एक सप्ताह के अंतराल में, यानी कि आपने एक हफ्ता किया, ठीक है, एक हफ्ता चेकिंग की, टेस्टिंग की, उसके अगले फिर दूसरे हफ्ते में करेंगे। ऐसे कब तक करते रहेंगे हम, 4 to 8 वीक तक करते रहेंगे। ठीक है, तब तक जो हम लोग उसकी निगरानी करते रहेंगे, यानी कि एससीजी लेवल चेक करते रहेंगे जब तक कि ये निगेटिव नहीं आ जाता, तब तक हम उसको फॉलोअप करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, वंस निगेटिव विद इन 56 डेज। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 4 to 8 वीक्स, तो 8 वीक्स का मतलब क्या होगा, 8 7 जा 56, क्योंकि हम जानते हैं एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 8 वीक्स में कितना देगा, 56। यानी कि यहाँ पे एससीजी लेवल को निगेटिव आने में कितना दिन लगता है, 56 डेज का लगता है, यानी कि 56 दिन का लगता है। ठीक, द पेशेंट इज फॉलोड अप एट एवरी, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब 56 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम पेशेंट का फॉलोअप करेंगे प्रत्येक महीने। ठीक है, इंटरवल ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक, एक महीने के अंतराल में हम लोग, पहले हमने 1 महीने किया, फिर उसको दूसरे महीने में किया, ऐसे कब तक करते रहेंगे हम लोग, 6 महीने तक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वुमेन हु अंडरगो कीमोथेरेपी शुड बी फॉलो अप फॉर 1 ईयर आफ्टर एससीजी हैज़ बीन नॉर्मल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीमोथेरेपी जो महिलाएं करा रही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा एससीजी के नॉर्मल होने के बाद भी, ठीक है, क्या है, एससीजी का जो लेवल है नॉर्मल होने के बाद भी हम 1 वर्ष तक जो है उसकी निगरानी करते रहेंगे, उसका फॉलोअप लेते रहेंगे। ठीक है, कौन सी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो कीमोथेरेपी करवा रही हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द पेशेंट मस्ट नॉट बिकम प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलोअप। जब हम पेशेंट का फॉलोअप करवा रहे हो, हम जब इसको एजुकेशन क्या देंगे कि जितने भी जब हम फॉलोअप कराते हैं उसका, ठीक है, उस ड्यूरेशन हमें जो है किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है। ठीक है, तो फॉलोअप अवधि के दौरान रोगी को गर्भवती नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ये उसको एजुकेट करेंगे। राइट, चलिए आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से शेयर करें। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।